छोटा राज्य जरूर है, विवाद जो उठता है वो भी पूरे देश भर में फैल जाता है। चाहे वहाँ पर धर्म समागम के समय बातें हुई हों, अब तो कोविड, मतलब धन्य भगवान का कि भारत में कम से कम उसका प्रकोप नहीं नजर आता है, लेकिन उस समय उसकी टेस्टिंग को लेकर भी चीजें हो गई थी। ये भी बहुत सारी चीजें उठती ही रहती हैं धामी जी समय समय। नहीं, जितनी भी चीजें उठी हैं हमने सब पर त्वरित रूप से निर्णय लिया है, बिना राग, बिना द्वेष, बिना किसी लाभ या हानि का सोचे बिना। जो न्यायकारी था, जो विधि सम्मत था, उस सब पर हमने कार्रवाई करी है। क्योंकि ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि उत्तराखंड की आबादी में तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब जो चाहे वो धर्म जो बदलाव का नियम हो आपका, उसका जो विधेयक हो, या फिर जो हमने सिविल कोड से बात शुरू की थी, या फिर हम उस जो महासम्मेलन की बात करते हैं जहां पर ऐसी बातें हो जाती हैं, उत्तराखंड की आबादी ऐसी नहीं है कि वहां पर एक डिवाइड क्रिएट होके किसी को वोट का भी फायदा हो रहा हो। इसीलिए लगता है कि मंच वहां है, पर शायद उसका असर दूर तक करने की कोशिश हो। देखिए, ये वो लोग सोचते हैं इस प्रकार की बातें जिन लोगों ने हमेशा देश के अंदर तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने केवल वोटों की राजनीति की है। ये हमने वोटों के लिए नहीं किया है, तुष्टीकरण के लिए भी नहीं किया है। हम तो, मैंने पहले ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये मंत्र हमारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी को हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी के खिलाफ करना भी नहीं है। ये तो हम समाज बनाने के लिए और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, वहाँ पर जो एक धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का जो केंद्र है, जो शांति है, कानून व्यवस्था है, वो बनी रहे, सबके लिए एक समान हो। देखिए, जहाँ से गंगोत्री निकलती है। दो देशों से सीमाएं लगने की बात आपने की, इसीलिए मुझे लगता है कि उस मिट्टी में जो देशभक्ति युवाओं के अंदर रहती है, हर एक व्यक्ति के अंदर रहती है, वो रहती है। देश के पहले सीडीएस वहीं से आए और अभी भी सीडीएस उत्तराखंड से ही है। जनरल बिपिन रावत का के गांव को लेकर आपने एक वादा किया था जब मैंने आपका पिछला इंटरव्यू किया था। उनका एक सपना था कि उनके गांव तक की सड़क बने, क्या उस पर काम हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इस मंच से स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को बहुत श्रद्धांजलि देता हूं कि 8 अक्टूबर को हम लोगों ने, उनकी पहली बरसी थी और पहली बरसी पर उनका स्मरण किया। उनके बहुत सारे सपने थे और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वो हमेशा एक अभिभावक की तरह थे, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और उस नाते हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। और मेरे साथ उन्होंने सागर, जो मध्य प्रदेश में महा रेजिमेंट सेंटर है, उस सेंटर में जाने की भी उन्होंने मेरे साथ ही योजना बनाई थी, जो मैं उनके, चूँकि कुछ ही दिनों बाद उनके साथ मुझे जाना था और बीच में ये दुर्घटना हो गई, तो वह कार्यक्रम जो उन्होंने प्रस्तावित किया था, मैंने इस साल अक्टूबर में उसको पूरा किया। मैं 2 साल वहाँ सेना में रह के आया, जहाँ मेरे पिताजी ने अपनी शुरुआती दिनों की शुरुआत की थी नौकरी में। मैं उस महा रेजिमेंट में जाकर आया और उत्तराखंड को लेकर उनके बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे उनके मन में विचार थे, बागवानी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, अनेकों अनेकों ऐसे नौजवानों के लिए रोजगार के क्षेत्र में। और उनके गांव की जो बात है, वहाँ पर हमने कहा था, चूँकि उनका भी सपना था कि वो गांव और अच्छा बने, विकसित हो, वो गांव आदर्श गांव बने, तो उसमें सड़क का कार्य तेज़ी से चल रहा है और भी जो संभावनाएं हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। धामी जी, सैनिकों की बात चली ही है तो हिमाचल प्रदेश के चुनावों का विश्लेषण करते हुए ये बात बार बार सामने आई कि अग्निपथ का जो योजना रही, वो शायद लोगों को उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया, लोग उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाए। और हिमाचल भी, जो कि एक तरह से एक फौजी राज्य जिसे कहा जा सकता है, आधे से अधिक वहाँ के जो युवा हैं वो जाना चाहते हैं, फौज में प्रयास करते हैं, उनके मन में ये दुख रहा, इस बात का गुस्सा रहा। आपको लगता है कि ये बात सही है, ये विश्लेषण सही है या नहीं? क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं से भी आपको सुनने को मिला होगा। चूंकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों एक जैसे राज्य हैं, सैनिक बाहुल्य प्रदेश हैं, वीर भूमि है, देवभूमि है, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता। नौजवानों के अंदर अभी भर्ती मेले आयोजित हुए तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया है। तो जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तो तमाम इस प्रकार की बातें आती हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अग्निवीर योजना तो हमारे सभी नौजवानों को, जहां एक अच्छी जीवन शैली सिखाएगी, अनुशासित सिखाएगी, अच्छी एक कार्य संस्कृति सिखाएगी,
और उसके बाद सभी ने, हम लोगों ने कहा है कि जो नौजवान अग्निवीर में रहकर वापस आएंगे उनको सब जगह प्राथमिकता मिलने वाली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई एक कारण ऐसा नहीं होता है। आपका काम ज़्यादा विकट इसीलिए होता है क्योंकि आप एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर पर्यटन कमाई का आधार होता है, लेकिन आपको वो विकास करते हुए उस पर्यावरण को देखना होता है। अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ की जो प्रधानमंत्री की भी यात्रा रही, उससे पहले एक दिल दहलाने वाला हादसा भी हुआ जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया। उसके बाद इस पर भी चर्चा हुई कि क्या इन इलाकों में इतनी फ्रीक्वेंसी में हेलीकॉप्टर्स को जाना चाहिए। एक रोपवे का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने ही उस समय। उसको लेकर क्या काम चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं जो आने वाले समय में इस बार की उनकी यात्रा में गौरीकुंड से केदारनाथ लगभग 7 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, अब उसका शिलान्यास हो गया और रोपवे से उसकी यात्रा पूरी हो पाएगी और केबल कार से लोग उस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो हेमकुंड साहब जाने वाला रास्ता है, हेमकुंड साहब का 13 किलोमीटर का रास्ता, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा है और उस 16 किलोमीटर की यात्रा 3 दिन 4 दिन में, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके लिए बहुत कठिन यात्रा रहती। वह कठिन यात्रा भी अब कुछ घंटों में हो पाएगी। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों जगह के लिए, जहाँ केदारनाथ जी के लिए रोपवे केबल कार का शिलान्यास कर दिया है, वहीं हेमकुंड साहब जाने वाली जो ट्रॉली है, केबल कार है, रोपवे है, उसका भी शिलान्यास कर दिया है। पर आपने बहुत कठिन अपने लिए टारगेट रख लिया है। 2025 तक अग्रिम राज्यों की श्रेणी में आप रखना चाहते हैं उत्तराखंड को? नहीं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और सारे उत्तराखंड के लोग राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, स्वाभिमानी हैं और मेहनत करने वाले हैं। इसलिए सबके दम पर, ये कोई पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के समूचे उत्तराखंड वासियों की यात्रा है। इसलिए सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारी यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी और हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे।